जय हिंद साथियों, तैयारी टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों लेकर के आ गया हूं मैं एक और शानदार करंट अफेयर की क्लास आप सबके लिए, जहां हम बात करेंगे केवल और केवल एग्जाम ओरिएंटेड न्यूज की। लेकिन सबसे पहले आप सभी को नए साल की बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को आज अपने जीवन के लिए जो आपने लक्ष्य साधा है, जो आपने टारगेट लिया है, उसके लिए प्लानिंग करनी है। आप प्लान करो, रूटीन बनाओ और उसको पूरा साल लगा दो फॉलो करने में। मैं बता रहा हूं, आप फ्रेशर ही क्यों ना हो, आने वाले समय में आप जरूर सिलेक्शन लोगे। बस आपको क्या करना है, प्रायोरिटी सेट करनी है अपनी, जिसमें सबसे ऊपर रखना है आपके अपने टारगेट को। तो नए साल का स्वागत कीजिए अपने प्लानिंग्स के साथ, क्योंकि आपकी प्लानिंग्स ही आपको देने वाली है एट द एंड ऑफ द डे सिलेक्शन। तो चलिए शुरुआत करेंगे सेशन का, लेकिन देखेंगे आज का हमारा विचार क्या कहता है। मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी तो जिद्दी हैं। सीधी सी बात है, मंजिलें कह रही हैं कि हमारे पास आने में वक्त लगेगा, हम भी जिद्दी हैं, कहेंगे वक्त तो क्या हो गया, हम कितना भी वक्त दे देंगे लेकिन आपको पा करके रहेंगे। मंजिलें भी जिद्दी हैं, हम भी तो जिद्दी हैं, हमारे हौसले भी तो जिद्दी हैं। यानी कि जब तक हमारे हौसले हमारे साथ हैं, मंजिलों की क्या औकात कि कब तक दूर रहेंगी वो हमसे, आज नहीं तो कल हमारी बाहों में उनको आना ही पड़ेगा। चलिए देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या आता है। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन है आपका, कवच 4.0 किस रेलवे सेक्शन पर शुरू किया गया है। तो वडोदरा से सूरत, अहमदाबाद से राजकोट, बाजवा से अहमदाबाद, भरूच से वडोदरा। तो सबसे पहले देखते हैं कवच क्या है, कवच 4.0 क्या है। कवच 4.0, कवच 4.0 एक रेलवे सेफ्टी सिस्टम है। ठीक है, रेलवे सेफ्टी सिस्टम है। ठीक है बच्चों, याद रखना, रेलवे रेलवे सेफ्टी सिस्टम है, सेफ्टी सिस्टम है। अब इसका क्या मतलब होता है, रेलवे में जितने भी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं आज की डेट में, उन सारे एक्सीडेंट्स को रोकने का एक सिस्टम है। और ये क्या है, ये ऑटोमेटिक है। ठीक है, ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको, ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन, ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन। ठीक है, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ठीक है, याद रखना, कहीं पर भी आपको शॉर्ट में लिखा आ जाए एटीपी, रेलवे से रिलेटेड, ठीक है, ये वो वाला एटीपी नहीं, साइंस वाला एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एटीपी का मतलब यहां पे क्या आता है, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन। ये अपने आप ही ट्रेन को एक्सीडेंट्स होने से बचा लेता है। और कैसे बचाएगा, देखिए, मान लीजिए कि दोनों ट्रेनें बीच में आ रही हैं ना, दिखाई दे रहा है, दोनों ट्रेनें बीच में टकराने वाली हैं। तो यहां पे क्या होगा, एक जीपीएस सिस्टम होगा, यहां पे एक जीपीएस सिस्टम होगा, और ये जीपीएस सिस्टम से ये ट्रेन भी कनेक्टेड होगी और ये ट्रेन भी कनेक्टेड होगी। तो ये जीपीएस सिस्टम में ये ट्रेन का स्पीड पता चल जाएगा कि कितनी ट्रेन स्पीड में चल रही है, और ये ट्रेन का स्पीड पता चल जाएगा कितनी ट्रेन स्पीड में चल रही है। और फिर ये दोनों में जो सिस्टम होगा, इन दोनों को खबर करेंगे कि भैया तुम भी इसी पटरी पे हो और मैं भी इसी पटरी पे हूं, और सामने जब आएंगे तो टकरा जाएंगे। और ऐसे में मान लीजिए कि ड्राइवर जो है सो गया, ड्राइवर जो है इधर उधर विचलित हो गया, तो अपने आप ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाएगा, यानी कि ऑटोमेटिक सेफ्टी आपकी इंश्योर हो जाएगी, क्योंकि हजारों यात्रियों की जान खतरे में होती है। इस वजह से यहां पे इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है बच्चों, याद रखना। तो ये पहली बार अभी लॉन्च कर दिया गया है 96 किलोमीटर के, 96 किलोमीटर के एक रेलवे ट्रैक पर। ठीक है, एक रेलवे ट्रैक पर, 96 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक पर। ठीक है, और ये रेलवे ट्रैक कहां से कहां तक जाता है, तो करेक्ट आंसर आपका बाजवा से लेकर के अहमदाबाद। कहां से कहां तक जाता है, तो याद रखना, ये आपका बाजवा, ये आपका बाजवा जो कि वडोदरा में है, बाजवा से लेकर के कहां पे जाता है, अहमदाबाद तक जाता है, बाजवा से लेकर के अहमदाबाद तक जाता है। बीच में यहां पे आप देखोगे 17 स्टेशन आते हैं। कितने, 17 स्टेशन आते हैं, याद रखिएगा। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सरकार ने बहुत ज्यादा इस पे खर्चा कर दिया है। अभी 2024 और 25 के बजट की बात करें तो 1112.57 करोड़ यहाँ पे बजट दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है भारत की रेलवे की सुरक्षा के लिए। तो दोस्तों, कवच 4.0 किस रेलवे सेक्शन पर शुरू किया गया है, तो बाजवा से लेकर अहमदाबाद तक। कितना डिस्टेंस है, 96 किलोमीटर का डिस्टेंस है। क्लियर है पॉइंट बच्चों यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके लिए क्या आता है। द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइंड डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स वर्थ 4666 crores फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ। ठीक है, याद रखना, रक्षा मंत्रालय ने
₹4,666 करोड़ रुपए के रक्षा समझौते किसकी खरीद के लिए किए हैं? ठीक है, याद रखना, समझौते किसकी खरीद के लिए किए हैं? यानी कि अभी जो हमारा डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने एक डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, और वो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट में क्या खरीदा जा रहा है आपको ये बताना है, आपको ये बताना है। ठीक है, याद रख लेना। तो फाइटर जेट और मिसाइल खरीदे गए हैं, खरीदे जा रहे हैं, टैंक्स और आर्टिलरी गन्स खरीदे जा रही हैं, सीक्यूबी कार्बाइन्स और हैवी वेट टॉर्पीडोज खरीदे जा रहे हैं, ड्रोन्स और रडार सिस्टम खरीदे जा रहे हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सीक्यूबी कार्बाइन्स और हैवी वेट टॉर्पीडो खरीदे जा रहे हैं। ठीक है, याद रखना। तो यहां पे आप देखना, ठीक है, रक्षा मंत्रालय ने, ठीक है बच्चों, रक्षा मंत्रालय ने, कौन है रक्षा मंत्री? हमारे राजनाथ सिंह, तो इन्हीं का सिग्नेचर होगा। ठीक है, राजनाथ सिंह ने क्या किया है? एक एग्रीमेंट किया है, याद रखना, एक एग्रीमेंट किया है, और वो जो एग्रीमेंट है वो कितना पैसे का है? तो 4,666 करोड़ का है। इसमें याद रखना दो तरीके के हथियार हम लोग खरीद रहे हैं। ठीक है, एक होगा ए क्यू बी कार्बाइन, ठीक है, ए क्यू बी कार्बाइन एक है, और एक है हैवी वेट बच्चों, और टॉर्पीडो। ठीक है, टॉर्पीडो, ये दो तरीके का हथियार हमने खरीदे हैं। ठीक है, खरीदे हैं, इसका डील हुआ है, याद रखिएगा आप लोग। क्लियर पॉइंट। अब ये ए क्यू बी कार्बाइन्स क्या होती है? ये ये जो आपका कम डिस्टेंस वाली, मतलब बहुत ही क्लोज डिस्टेंस पे आप लोग मार सकते हो, याद रख लेना। ठीक है, तो क्या है ये? ठीक है, क्लोज गन्स होती हैं। ठीक है, क्या? क्लोज लाइट वेट गन्स होती हैं, लाइट वेट गन्स होती हैं, ये बात आप लोग याद रखना। ठीक है, क्लियर पॉइंट यहाँ पे। और इसके लिए 2,770 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। और हैवी टॉर्पीडोज क्या होते हैं? एक तरीके की मिसाइल होती है जो कि पानी में चलाई जाती है। ठीक है, एक तरीके की मिसाइल पानी में चलने वाली मिसाइल होती है हैवी टॉर्पीडोज। और ये हैवी वेट वाले हैं, बहुत ज्यादा अफरा तफरी मचा देंगे दुश्मन के क्षेत्र पे, या फिर दुश्मन की पनडुब्बी में लगेंगे, तो याद रखना। क्लियर पॉइंट। तो हैवी टॉर्पीडोज भी खरीदा गया है यहाँ पे, और ये दिया जाएगा किसको? हमारे इंडियन नेवी को, और ये हमारे इंडियन आर्मी के लिए खरीदा गया है। इससे क्या होगा कि छोटे छोटे एरिया में हम लोग जब बात करें ए क्यू बी कार्बाइन, ये जो गन है, छोटे मोटे एरिया में, जैसे कि मान लीजिए दुश्मन पास में ही आ गया है तो गन निकाला, खट मार दिया, इसको कैरी करने में बहुत आसान होगा। किसी को भी एक दे दो, कमर पे बांध के कहीं पर भी आर्मी वाले जा सकते हैं। मतलब एक सेफ्टी परमानेंट रहेगी। एक बहुत ज्यादा तूफान तो नहीं मचाएगा ये गन, लेकिन हाँ सेफ्टी तो रहेगी। तो यहाँ पे इस तरीके के डिफेंस इक्विपमेंट खरीदे गए हैं, और सीक्यूबी कार्बाइन्स एंड हैवी वेट टॉर्पीडोज दोनों के लिए डील किया गया है 4,666 करोड़ का, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अंडर में। क्लियर पॉइंट बच्चों यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आता है, हुज रिकॉर्ड डिड दीप्ति शर्मा ब्रेक बाय स्कोरिंग 152 रन। अभी देखिए, दीप्ति शर्मा को कौन नहीं जानता भाई साहब? दीप्ति शर्मा, ठीक है, दीप्ति शर्मा, ठीक है, दीप्ति शर्मा को कौन नहीं जानता? ठीक है, इंडियन वुमेन क्रिकेटर, ठीक है, इंडियन वुमेन क्रिकेटर, और बेहतरीन इंडियन वुमेन क्रिकेटर भाई साहब, क्रिकेटर। इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है, कितने? 152 विकेट लेकर के, 152 विकेट लेकर के। और इन्होंने 152वां विकेट कहां पे लिया है? तो तिरुवनंतपुरम में। कहां पे लिया है? तो तिरुवनंतपुरम में। ठीक है बच्चों, तिरुवनंतपुरम में लिया है। क्लियर पॉइंट। किसके खिलाफ खेलते हुए? तो श्रीलंका के खिलाफ खेलते हुए। ठीक है, कि यहाँ पे खेलते हुए इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है, और बेहतरीन रिकॉर्ड है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे सबसे ज्यादा विकेट अभी इन्होंने ही लिए हैं। तो आपका सवाल क्या आता है? 152 रन बनाकर दीप्ति शर्मा ने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? हरमनप्रीत कौर का तोड़ा है, और मैगन शूट का तोड़ा है, और एलिस पेरी या फिर स्मृति मंधाना। तो करेक्ट आंसर इज मैगन शूट। ठीक है बच्चों, मैगन शूट, ठीक है, मैगन शूट। क्लियर पॉइंट, मैगन शूट, ठीक है, शूट। ये ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर है, और इन्होंने 151 रन टोटल बनाए थे, और जिसका रिकॉर्ड अभी दीप्ति शर्मा ने हाल ही में तोड़ दिया है। तो ये इंटरनेशनल रिकॉर्ड बनाने वाली दीप्ति शर्मा भारत के लिए एक बहुत बेहतरीन प्लेयर हैं, और भविष्य में बहुत अच्छा करेंगे डेफिनेटली। तो आप सबको
आपकी सबकी तरफ से यहां दीप्ति शर्मा को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं इस इतनी बड़ी उपलब्धि के लिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका कौन सा सवाल आता है बच्चों? तो इंप्रूविंग हाईवे क्वालिटी एंड सेफ्टी वाज साइंड अंडर द लीडरशिप ऑफ विच एनएचएआई चेयरमैन। देखिए बच्चों, यहां पे हाईवे की गुणवत्ता और सुरक्षा सुधारने का यह समझौता किस एनएचएआई चेयरमैन के नेतृत्व में हुआ है? देखिए बच्चों, यहां पे क्या किया गया है? एनएचएआई, आपको पता है एनएचएआई क्या है? ठीक है, नेशनल हाईवे। ठीक है, क्या नाम है? नेशनल हाईवे। ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, याद रखना। इसका पूरा काम क्या है? इसका पूरा काम क्या है कि भाई साहब, हम जितना भी हाईवे बनाएंगे पूरे भारत में, जितना भी एक्सप्रेसवे बनाएंगे, ये सारा इसी के अंडर में आता है। ठीक है, इसको कब बनाया गया था? 1988 में बनाया गया था और एक एक्ट लगाया गया था एनएचएआई एक्ट 1988। ठीक है बच्चों, एनएचएआई 1988 ये एक्ट था। ठीक है, याद रखना। तो इस एक्ट के जरिए उसको बनाया गया था और यहां पर आप देखोगे कि अभी एक एग्रीमेंट साइन किया गया है हाईवे की गुणवत्ता और सुरक्षा सुधारने का, यह समझौता कि अभी एनएचएआई क्या करेगा? हाईवे की जो क्वालिटी है ना, उसको इंप्रूव करेगा। हाईवे की क्वालिटी को इंप्रूव करेगा, यानी कि जो गिट्टियां होंगी वो कि नहीं है, सीमेंट की क्वालिटी बेहतर है कि नहीं है, इस तरीके की यहाँ पे एक एग्रीमेंट साइन किया गया है। और किसके अंडर में साइन किया गया है, यानी कि एनएचएआई के चेयरमैन कौन है ये बताना है आपको। आलोक कुमार श्रीवास्तव सी, भारत खेरा, संतोष कुमार यादव और नितिन गडकरी। तो याद रखना, ठीक है, संतोष कुमार यादव। क्या नाम है इनका? संतोष कुमार यादव। संतोष कुमार यादव। ठीक है बच्चों, कुमार यादव। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि हाईवे की गुणवत्ता को ठीक करने के लिए या फिर हाईवे की गुणवत्ता को इंप्रूव करने के लिए जो एग्रीमेंट साइन किए गए हैं वो किसके अंडर में किए गए हैं? तो संतोष कुमार यादव जी के अंडर में किए गए हैं। ठीक है बच्चों, संतोष कुमार यादव जी के अंडर में किए गए हैं। आपको ये करेक्ट आंसर है आपका। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल आपका क्या आता है। अब देखते हैं बच्चों, अगला जो सवाल है आपके पास, इन द न्यूली नोटिफाइड इंश्योरेंस। ठीक है, यहां पे इंश्योरेंस का जो एक कंपनी है या फिर जितने भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं, इंश्योरेंस सेक्टर है, उसमें एफडीआई के रूल्स बदले गए हैं और रेफरेंस टू फेमा रेगुलेशन 2000 वर रिप्लेस्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेमवर्क। यानी कि अभी भारत सरकार ने अभी इंश्योरेंस सेक्टर में कुछ रूल बदले हैं। ठीक है, इंश्योरेंस सेक्टर में कुछ रूल्स, याद रखना, कुछ रूल्स बदले हैं और इसमें रूल में सबसे पहले क्या आ जाएगा? ठीक है, एफडीआई आपका 100% कर दिया गया है। ये मैं आपको बता दूं, एफडीआई आपका 100% एक ही बार में नहीं किया गया है। ये पहले हुआ करता था 2000, ये पहले हुआ करता था 26%, नॉट 2000। ठीक है, 26%, फिर किया गया 49%, फिर किया गया 74% एंड अभी 100% कर दिया गया है। अब एफडीआई का मतलब क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि बाहर के लोग कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं भारत में इंश्योरेंस सेक्टर में? तो 100% कर सकते हैं इंश्योरेंस सेक्टर में। ठीक है, इसी के साथ एक और यहाँ पे नियम बनाया गया है कि इंश्योरेंस कंपनी कोई भी होगी, उसका जो या तो सीईओ है, चेयरमैन है या फिर एमडी है, इनमें से कोई एक पद पर, ठीक है, किसी एक पद पर कौन बैठना चाहिए? तो भारतीय ही बैठना चाहिए। यानी कि एक इन तीनों में से महत्वपूर्ण पद पे कोई ना कोई भारतीय होना चाहिए। आप हमेशा फॉरेनर्स को नहीं बिठा सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये इंश्योरेंस सेक्टर में एक तो न्यूज आप याद रखोगे कि एफडीआई 100% हो गया है और ये 4 चरणों में हुआ है। पहले 26% किया गया, 49%, 74% एंड देन नाउ इट इज 100%। सीईओ, चेयरमैन, एमडी, इनमें से किसी एक पद पे कोई ना कोई भारतीय बैठना चाहिए। अब ये किस एक्ट के तहत किया गया? एक पुराना एक्ट था, उसको बदला गया है। पुराना एक्ट कौन सा था? तो फेमा रेगुलेशन 2000 एक्ट जो था, फेमा रेगुलेशन एक्ट 2000, ठीक है, 2000, इसको रिप्लेस करके कौन सा एक्ट लाया गया आपको ये बताना है, मतलब कौन सा एक्ट का इस्तेमाल किया गया है। तो फेमा रेगुलेशन 2017, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रूल्स 2019, फेमा डेट इंस्ट्रूमेंट रूल्स 2018 और कंपनीज एक्ट 2013। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? ठीक है,
फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, वो फेमा ही है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट रूल्स 2019, क्लियर पॉइंट। विदेशी मुद्रा प्रबंधन नॉन डेब्यू इंस्ट्रूमेंट नियम 2019 ये लागू किया गया, ये लगाया गया है, और फेमा रेगुलेशन 2000 को हटा दिया गया है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। ये कुछ इंफॉर्मेशन आपको अपने दिमाग में बिठा डालना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन रिसेंट प्रलय मिसाइल, ठीक है, अभी हाल ही में प्रलय मिसाइल परीक्षण में कौन सी लॉन्च तकनीक अपनाई गई? तो कोल्ड लॉन्च अपनाया गया, कैनिस्टर लॉन्च अपनाया गया, सीक्वेंशियल लॉन्च फ्रॉम डिफरेंट प्लेटफॉर्म अपनाया गया, सैल्वो लॉन्च अपनाया गया। अभी देखिए, एक प्रलय जो हमारी प्रलय मिसाइल है, ठीक है, प्रलय प्रलय जो मिसाइल है, प्रलय जो मिसाइल है, ठीक है, याद रखना, इसका लॉन्च किया गया, इसका लॉन्च किया गया, और ये जो लॉन्च है ना, उसकी एक टेक्निक है, कौन सी? सेल्वो, कौन सी? सेल्वो, सेल्वो लॉन्च कहते हैं इसको हम लोग, सेल्वो लॉन्च कहते हैं। सेल्वो लॉन्च का मतलब क्या होता है? एक ही पैड से, एक ही लॉन्चिंग पैड से, एक ही लॉन्चिंग पैड से दो या दो से अधिक मिसाइल को लॉन्च किया जाता है, एक ही लॉन्चिंग पैड से, ठीक है, दो मिसाइलों को लॉन्च किया जाएगा या तीन मिसाइलों को लॉन्च किया जा सकता है, इसको क्या बोलते हैं? सेल्वो लॉन्चिंग पैड। तो अभी प्रलय मिसाइल को लॉन्च किया गया है, किससे? सेल्वो लॉन्च किया गया, यानी कि दो मिसाइलें एक साथ लॉन्च की गई हैं, इसको हम सेल्वो लॉन्च बोलते हैं। कौन सी मिसाइल? प्रलय मिसाइल। और किसने किया है? तो डीआरडीओ ने किया है। कहां पे किया है? तो उड़ीसा में किया है। कहां पे किया है? तो उड़ीसा में किया है। उड़ीसा में कहां पे किया है? तो चांदीपुर में किया है। कहां पे किया है? तो चांदीपुर में किया है। और चांदीपुर में कहां पे किया है? तो इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज, इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज, इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज, ठीक है, ये नाम है इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज, और यहीं पे टेस्टिंग की गई है। और ये एक ग्राउंड टेस्टिंग है, ये एक ग्राउंड टेस्टिंग है, ठीक है, ऑन ग्राउंड। ऑन ग्राउंड टेस्टिंग का मतलब क्या होता है? ये लेबोरेटरी वगैरह में नहीं हो रहा है, प्रॉपर एक ग्राउंड में किया जा रहा है कि हाँ भैया ये पूरी तरीके से तैयार है कि नहीं है, याद रख लेना, क्लियर पॉइंट। तो सेल्वो लॉन्च किया गया है हाल ही में प्रलय मिसाइल के द्वारा, और कहां पे किया गया है? तो डीआरडीओ को द्वारा उड़ीसा के चांदीपुर में किया गया है। नाम याद रख लेना, प्रलय मिसाइल सेल्वो लॉन्च किया गया है, क्लियर बच्चों, यहाँ पे डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। डीआरडीओ बनाया गया था 1958 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपका क्या है? आप देखते हैं, द बैन ऑन ओरल नाइमोसुलाइड, द बैन ऑन ओरल नाइमोसुलाइड फॉर्मुलेशंस अबव 100 ग्राम वाज इशूड अंडर विच लॉ? 100, ठीक है, 100 जो मिलीग्राम होता है दवाई, ठीक है, एमजी, तो 100 एमजी से अधिक, ठीक है, नाइमेसुलाइड की मौखिक दवाओं पर प्रतिबंध किस कानून के तहत लगाया गया है? ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 का सेक्शन 26A, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, फार्मेसी फार्मेसी एक्ट 1948, मेडिकल डिवाइसेज रूल्स 2017। अभी देखिए ये जो दवाई दी जा रही है, ठीक है, जिसका नाम क्या है? नाइमेसुलाइड, ठीक है, नाइमेसुलाइड, 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 ठीक है, याद रखिए, ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? बुखार के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, बुखार के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि फीवर आ गया, जैसे आप लोग पैरासीटामोल बाजार से खरीदते हो, खा लेते हो, ठीक है, तो ये बुखार के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, सर्दी खांसी के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, क्लियर पॉइंट, याद रखना, ठीक है। तो अभी क्या किया गया है कि इमीडिएटली सरकार ने बोला है कि भैया इस दवाई को बैन कर दो, इस दवाई को बैन कर दो, और इस दवाई को बैन कर दो तो कौन सा वाला? जो 100 mg या उससे ऊपर की है, ठीक है, उस पे बैन कर दो। और क्यों इसको बैन कर दो? क्योंकि देखो ये लीवर को बहुत गंदा इफेक्ट करती थी, ठीक है, लीवर को बहुत ही गंदा इफेक्ट करती थी, ठीक है। बुखार तो आपका ठीक कर देगी, टेम्परेरी ठीक हो जाएगा आपका बुखार, या फिर मान लीजिए कि बुखार आप अभी टेम्परेरी ठीक कर दिए, सुबह तक खुद भी ठीक हो जाएगा, लेकिन ये जो आप एक बार दवाई लेते हो ना, ये आपकी बॉडी को बहुत नेगेटिव इफेक्ट करती है, एडवर्स इफेक्ट करती है, यानी कि ये सीधा सीधा लीवर को अटैक करती है। तो अभी सरकार ने कहा है कि जब फीवर के लिए बहुत सारी दवाइयां मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो इस घातक दवाई की कोई भी जरूरत नहीं है। तो याद रखना, नेमुसुलाइड 100 mg की जो भी टैबलेट्स दवाइयां हैं बाजार में, उन सबको बैन कर दिया गया है। और इसके लिए किस एक्ट के अंडर इसको किया गया है, ये आपका सवाल था। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 धारा 26A,
फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड 2006, फार्मेसी एक्ट 1948 और मेडिकल डिवाइसेस रूल 2017। तो करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। ठीक है, याद रखना, ड्रग्स 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 एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ठीक है, कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940। धारा कौन सी है? तो 26A इसकी धारा है। क्लियर है बच्चे यहाँ पे? तो ये धारा आप लोग याद रखना, कोई भी दवाई वगैरह हम लोग मार्केट में लेकर के आते हैं तो यही धारा लगाई जाती है उन सारी दवाइयों को मार्केट में उतारने के लिए। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे आते हैं। अगला एक और सवाल आता है, हु हैज बीन गिवन द एडिशनल चार्ज एज डायरेक्टर जनरल ऑफ NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के एडिशनल डायरेक्टर जनरल किसको बनाया गया है? ठीक है, NIA के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? सदानंद वसंत दाते और राकेश अग्रवाल, आलोक वर्मा और संजय दारवे। क्लियर है बच्चों यहाँ पे? तो चलिए आप देखोगे कि NIA क्या है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ठीक है बच्चों, नेशनल, ठीक है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ठीक है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ठीक है बच्चों, याद रखना, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। क्लियर पॉइंट, याद रखना। NIA, ये NIA के पद पे अभी सदानंद वसंत दाते सर थे। क्या नाम था इनका? सदानंद। ठीक है, सदानंद वसंत दाते सर थे। लेकिन इनको इनके महाराष्ट्र में भेज दिया गया वापस, तो ये पद जो है वो खाली रह चुका है। ठीक है, ये पद जो है वो खाली है। तो इस पद के ऊपर अभी किसको बिठाया जा रहा है? तो याद रख लीजिएगा, ठीक है, राकेश अग्रवाल जी को। ठीक है, याद रखना, करेक्ट आंसर क्या है? राकेश अग्रवाल। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? राकेश अग्रवाल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, राकेश अग्रवाल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अभी NIA के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो राकेश अग्रवाल सर को दिया गया है। और इससे पहले कौन थे? सदानंद वसंत दाते सर हुआ करते थे। ठीक है बच्चों, तो ये था आज का सेशन। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और आप लोगों ने छोटे छोटे नोट्स जरूर बना लिए होंगे। मिलेंगे इसी तरीके के अगले एक और सेशन में, और लगातार मैं आपके लिए सेशंस लेकर के आता रहूंगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। जय हिंद।